नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं शरद। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी अपने नए मिशन पर जुट गई है और ये नया मिशन है मिशन 29। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां प्रचंड जीत के बावजूद बीजेपी की सीटें कम रह गईं, तो वहीं दूसरी तरफ संगठन स्तर पर भी तैयारी इस बार लोकसभा की सभी 29 सीटें जीतने की है। इन सब के बीच एक खबर दिल्ली से भी आई कि विधानसभा चुनाव लड़े सभी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। इसके एक मायने ये भी हैं कि अब इस्तीफा देने वाले नेता प्रदेश में सक्रिय रहेंगे। तो क्या है बीजेपी की रणनीति और क्या हैं नए बदलते समीकरण, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत का जश्न अभी खत्म भी नहीं हुआ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने नए मिशन 29 में जुट गए। सबसे पहले कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा का दौरा किया और अब तैयारी शिवपुर जाने की है जहां बीजेपी की सीटें कम रह गईं। पहले मुख्यमंत्री के उस बयान को सुनिए जिसमें मिशन 29 का आगाज है, फिर इसके सियासी मायने भी समझते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर भारत विश्व गुरु बन रहा है। ऐसा नेतृत्व जिसके प्रति अगाध श्रद्धा संपूर्ण देश और मध्य प्रदेश की जनता की है। 2024 में फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई संदेह नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई कसर बाकी ना रह जाए। मिशन 2024 प्रारंभ कर रहे हैं कि 29 में से 29 की 29 सीटें छिंदवाड़ा सहित, और सबसे पहले छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी जीते, इसका अभियान भी हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन 29 का ऐलान किया। उधर दिल्ली में भी इस मिशन की तैयारी के संकेत केंद्रीय आलाकमान से मिलने लगे। सीएम फेस की चर्चाओं के बीच विधानसभा चुनाव जीते सभी बीजेपी सांसदों ने अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे से एक बात साफ दिखी कि अब ये नेता सूबे की सियासत में ही सक्रिय रहेंगे और पार्टी के एजेंडे पर प्रदेश स्तर पर काम करेंगे। हालांकि बीजेपी की माने तो इस्तीफा सामान्य प्रक्रिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भाजपा का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा और हम सब जानते हैं कि जो प्रक्रिया है उसमें 14 दिन के भीतर आपको निर्णय करना पड़ता है कि आप किस सदन में रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर जो भी हमारे नवनिर्वाचित विधायक थे, जो सांसद भी थे, उन्होंने तय किया कि वो इस प्रदेश की विधानसभा का सदस्य रहेंगे। जहां तक मुख्यमंत्री पद का विषय है तो संगठन तय करेगा कि कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करेगा। दावेदारी जैसे विषय भारतीय जनता पार्टी में नहीं होते। तरकश के तीर कांग्रेस के भी निकले, लेकिन कितने कारगर होंगे ये तो वक्त बताएगा। भारतीय जनता पार्टी ने धनबल, बाहुबल और सत्ता का दुरुपयोग करके पूरी बेईमानी के साथ चुनाव तो जरूर जीत लिया है, लेकिन अब मुख्यमंत्री की कुर्सी का चयन करना इनके लिए टेढ़ी खीर है, सिर्फ फुटब्बल हो रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह जी ने जिस तरह मध्य प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास किया है, मैं समझता हूं अब इनकी कुर्सी भी खतरे में है। मिशन 29 की तैयारी और बीजेपी में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम नए समीकरणों के संकेत दे रही हैं। क्या बीजेपी की तैयारी 23 की जैसी ही 24 में भारी होगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के बाद इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक खास जो पैनल है वो हमारे साथ है। हमारे साथ स्वदेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर गुलरेज शेख हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। और योगी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। गुलरेज जी, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाह रहा हूँ। अभी तो ये जो जश्न है जीत का विधानसभा का, वो भी अच्छे से आप लोग नहीं मना पाए हैं और 29 के लिए यानी कि मिशन 24 है, उसमें मिशन 29 भी है, इसमें अभी से जुड़ गए हैं। किस बात की जल्दबाजी है आपके को?
नहीं, जल्दबाजी कुछ भी नहीं है, लेकिन हम एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल का जो धर्म होता है वो जनता की सेवा करना, और जनता की सेवा का जो माध्यम होता है उसमें वो चुनाव के माध्यम से गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है। और हम देश की जनता की सेवा के लिए 24/7 लगने वाले दल हैं। हमारे यहाँ कोई राजनीति में हनीमून पीरियड नहीं होता और हम उस तरह की चीजों के लिए राजनीति में आते भी नहीं है। तो शिवराज जी हो या मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता हो, हम सब मुस्तैदी से लगे हुए हैं कि मोदी जी के गले में जो 29 फूलों की माला डालनी है, कमल के फूलों की, और उसके लिए हम तो मुस्तैदी से लग चुके हैं और एक दिन भी हम जाया करने वाले नहीं है उसके लिए। अच्छा, मेरे एक सवाल और है आपसे ही कि ये जो 29 का जो आप टारगेट कर रहे हैं उसकी जो तैयारी है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक तरीके से आज उसको स्टार्ट किया और छिंदवाड़ा से शुरू किया। और ऐसी भी खबर है कि वो कल श्योपुर भी जा रहे हैं जहां पर जो बीजेपी की सीटें हैं शायद एक भी सीट वहां पर नहीं आ पाई, खासतौर से उस इलाके में, तो उन इलाकों पर फोकस कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में हम देख रहे हैं कि नई रणनीति बन रही है। जो सांसद हैं आपके उन सभी ने जो है इस्तीफा दे दिया है, उन सांसदों ने जो विधानसभा का चुनाव लड़े थे, मैं साफ कर दूं। तो ये जो दो पैरेलल तैयारी ऐसी कोई चल रही है? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, विद इन 14 डेज आपको ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट करनी रहती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी हैसियत से उन्होंने इस्तीफा दिया है। और मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ, जिस दिन से इन सारे सांसदों का जो नाम डिक्लेयर हुआ था बतौर उम्मीदवार, उस दिन में मैंने कहा था कि बीजेपी चाहती है कि मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना है। हम बीमारू राज्य से आज विकसित राज्य तक ले गए हैं, अब नंबर 1 के उस लेवल पर लेके आना है। और उसके लिए जिस प्रकार के चेहरों की मध्य प्रदेश में आवश्यकता है, और मूल मध्य प्रदेश के हैं जो, उनको हम वापस मध्य प्रदेश लेके आ रहे हैं। सुदेश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। आपकी जो प्रतिक्रिया है वो भी मैंने देखी, अपने दर्शकों को भी सुनवाई। ये बीजेपी की बात है ना, वो तैयारी करें, ठीक है। अब आप लोग तो कम से कम आत्ममंथन कीजिए कि आखिरकार क्या वजह रह गई कि जो परिणाम है वो आपके पक्ष में नहीं गए, और अब आगे की जो तैयारी है वो कीजिए। वो तो जीतने के बाद जुट गए हैं, आप लोगों की तैयारी का क्या है, क्या स्टेटस है अभी, अगर आप बता सकें तो। देखिए, हम में और भारतीय जनता पार्टी में इतना फर्क है कि जब मैंने अभी पंकज चतुर्वेदी जी जो प्रवक्ता हैं भाजपा के, उनकी बाइट सुनी, उसमें मैंने सुना कि हमारा नाम ऊपर से हमारे मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाएगा, उसी पर मोहर लग जाएगी, सारे लोग उसी पर जुट जाएंगे। तो उनमें हमें इतना फर्क है। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, हमारे यहाँ विधायक दल का नेता विधायक चुनते हैं, लेकिन इनके यहाँ नागपुर से रिमोट से चलता है। तो ये इनकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, तो ये लोकतंत्र को देश में कैसे जिंदा रखेंगे। मैं कहता हूं, चुनाव की अगर बात करें तो डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी। इतनी घोर अनियमितताएं चुनाव में हुई हैं कि अगर गिराने बैठ जाएंगे तो आपके जो 25 मिनट हैं वो कम पड़ जाएंगे, मैं समझता हूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पसोपेश की स्थिति में है। नरेंद्र सिंह जी तोमर, केंद्रीय मंत्री के बेटे का जो 10,000 करोड़ का वीडियो वायरल हुआ था, कनाडा में जमीन खरीदने का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसको डैमेज करने के लिए, उनको मंत्री पद से हटाने के लिए एक रणनीति, सोची समझी रणनीति माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने चली, और एक की जगह 10-10 सांसदों को टिकट देना, 3-3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देना, इस बात को इंगित करता है कि किसी का ध्यान इस पर न जाए कि भाई उनके 10,000 करोड़ का वीडियो वायरल हुआ और उनसे इस्तीफा मांग लिया। मतलब एक्सेप्ट न करना पड़े देश के सामने कि उनके मंत्री भ्रष्ट हैं, लेकिन कुल मिलाकर के उन्होंने ये रणनीति चली। उस रणनीति के तहत अब हुआ या सिर्फ डबल भी चालू हो गई, क्योंकि जितने भी नेता केंद्रीय मंत्री हैं वे इस मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। चाहे प्रहलाद पटेल जी को ले लो, नरेंद्र सिंह तोमर जी को ले लो, सिंधिया जी भी उसमें शामिल है। मैं समझता हूँ कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को 7 तारीख तक, जैसे अभी इन्होंने राजस्थान में डिक्लेयर कर दिया मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ सिर्फ डबल है। तो ये अपने आप से निपट ले तो बहुत बड़ी बात होगी। नहीं, मेरे सवाल सुदेश जी, आप मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो चलो ठीक है, उनका इंटरनल मैटर है कि किसको सांसद बनाएंगे, कौन सांसदी रखेगा, कौन विधायकी रखेगा। मैं तो ये जानना चाह रहा था कि आपकी क्या तैयारी है, लेकिन मैं आऊँगा आपके पास, आऊँगा इसके बाद। मैं योगी जी के पास जाना चाह रहा हूँ। योगी जी, क्या लगता है आपको कि बीजेपी की इतनी जो प्लानिंग हम देख रहे हैं अभी से जो स्टार्ट हो गया है, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या बीजेपी आज दिल्ली में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से जो चुनाव जीते हैं सांसद, उनके इस्तीफे कराए गए, और उससे एक संकेत ये भी मिल रहा है कि वो संभवतः वो सारे नेता जो है जिस भी प्रदेश के हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी जो सांसद हैं उन्होंने इस्तीफे दिए हैं। तो किस तरीके की जो रणनीति है उसको आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव की? देखिए शरद जी, ऐसा है, शिवराज सिंह चौहान जी छिंदवाड़ा जाएं
और वो ये कहें कि हम अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी तो मोदी जी ने बहुत पहले से शुरू कर दी है। और ये लोकसभा चुनाव तैयारियों का हिस्सा था कि 3-3 मंत्रियों को उन्होंने कह दिया कि आप इधर जाइए। तो उनके दिमाग में पिक्चर तो पहले से ही है कि यदि हम इतने सांसदों को स्टेट में भेज रहे हैं तो हम उनकी जगह किसको लड़ाएंगे, वो पूरी सूची उनके पास। और जब उनकी तैयारी थी तभी तो ऐसे जिनको कि बीजेपी बताती कि ये बहुत कद्दावर नेता हैं, वो सारे कद्दावर नेताओं को उन्होंने स्टेट में चुनाव लड़ा दिया। तो ये उनकी तैयारी का हिस्सा है, ये अभी नहीं कि छिंदवाड़ा जाने से लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। नरेंद्र मोदी जी बहुत पहले से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और चुनाव लोकसभा और विधानसभा वो साथ साथ चलते हैं। जो प्रधानमंत्री स्टेट्स में जाके चुनाव जिताए पार्टी को, तो वो क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे होंगे? तो ये भाजपा की रणनीति का एक हिस्सा है, और ये बड़ी, जिसको इसको ऐसा कह सकते हैं कि भाजपा का बड़ा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे रणनीतिकार, ऐसे लीडर उनके पास हैं जिनकी एक वर्ल्ड वाइड एक इमेज, धांसू इमेज जिनकी पूरे विश्व में बनी हुई है। तो ये एक महज उनके पास एक बहुत प्लस पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जो जिनका जो इन नेताओं का विश्वास जन जन में है। तो डेफिनेटली जब इतने बड़े नेता आपके पास हैं और वो बड़े नेता बड़े होने के बावजूद छोटे छोटे चुनाव में अपना परिश्रम और पसीना बहा रहे हैं, तब जाके फिर ऐसे रिजल्ट स्टेट्स में मिल पाते हैं कि यहाँ छोटे से लेके बड़ा कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करता है। और जिसको अपन बार बार बोलते हैं, जो परिश्रम की जो पराकाष्ठा, वो परिश्रम की पराकाष्ठा नरेंद्र मोदी जी करते हैं। तो ये मतलब ये कोई ज़्यादा बहुत बड़ा वो नहीं है उनका, लेकिन एक तरह से उनकी प्रशंसा ज़्यादा है। फिर भी ऐसा नेता किसी की पार्टी के पास होना बड़ी उपलब्धि की बात है, और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि ये सब अटकलें हैं कि अभी मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर का नाम तय होना बाकी है, संसदीय दल तय करेगा और इनकी मीटिंग्स वहाँ, ये सब तय है। ये केवल 2-4 दिन का इंतजार और उसके बाद वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी उस स्थिति में, जिस स्थिति में कई प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी, वो जिसको कह देती थी कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए, वो वहाँ चला जाता था। वो जिसको कह देती थी अब आप घर बैठिए, तो वो घर बैठ जाता था। कहीं कोई चिल्लप्पो नहीं हो पाती थी। हमें याद है मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी यहाँ मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर की शपथ ली और दूसरे दिन उनसे कह दिया गया आप पंजाब के गवर्नर बनेंगे। तो जिनके पास इतने विधायकों का बहुमत था, वो ये नहीं कह पाए कि साहब मेरे पास इतने विधायक और मैं नहीं जाऊँगा पंजाब। ये स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। यदि प्रधानमंत्री ने कह दिया आप सेंट्रल मिनिस्टर हैं, आप जाके मध्य प्रदेश में या स्टेट्स में जाके चुनाव लड़िए, तो कहीं से कोई कुछ विरोध के सुर नहीं आए। बहुत बातें उठती हैं कि साहब हमारे 90 विधायक हैं, हमारे साथ 120 विधायक हैं, हमारे साथ 22 विधायक हैं। तो ये खेमेबाजी, ये गुटबाजी, ये प्रभाव की राजनीति आजकल भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो रही। ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। गुलरेज शेख जी, मैं इसी बात का सिरा पकड़ कर आपके पास आना चाह रहा हूँ कि वो कौन सी स्ट्रेटजी अगर आप बता सकें कि आप लोग बना रहे हैं। खासतौर से मैं इसलिए भी जानना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी जो मुख्यमंत्री का फेस है उसको लेकर भी अटकलें चल रही हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो लेकिन ये दावेदार तो काफ़ी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं। तो इस तरीके की कोई इनपुट आपके पास अगर हो, या किस तरीके की रणनीति, ये जो पूरी परिस्थिति दिख रही है जिसमें सांसदी से इस्तीफा दे दिया, और सिर्फ नरेंद्र सिंह तोमर ही नहीं, जहाँ तक जानकारी है प्रहलाद पटेल ने भी, उनका भी एक बयान आया, उन्होंने भी कहा कि वो भी जो है मंत्री पद से जो है इस्तीफा देंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ सक्रिय होंगे। किस तरीके की जो रणनीति है वो मध्य प्रदेश को लेकर, मैं आप मिशन 29 के बजाय जो 29 सीटें आप टारगेट कर रहे हो उसके बजाय मैं तो अभी की परिस्थिति में जानना चाह रहा हूँ क्या चल रहा है पार्टी में। देखिए, अभी स्वदेश भाई ने एक बात कही कि राजस्थान में अभी सीएम का डिक्लेरेशन हो गया, नहीं हुआ है, वो फेक न्यूज चल रही है सोशल मीडिया पे। बड़ा मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, पार्टी का प्रवक्ता हूं इसलिए। जहां तक मध्य प्रदेश का विषय है, शीघ्र अतिशीघ्र आपको मध्य प्रदेश से भी नाम दिख जाएगा, और जो कुछ भी होगा मध्य प्रदेश के हित में, पार्टी के हित में और इन सभी बड़े नेताओं के हित में होगा। और इसके लिए आप निश्चित रहें, जो भी सब बातें हो रही हैं और जिसने भी कहा कि सिर्फ फुटबॉल है, एक ऐसा बयान आपको मध्य प्रदेश भाजपा में नजर नहीं आएगा, सुनाई नहीं देगा। एक टीम है और एक टीम वर्क है, उस स्पिरिट से ही काम करते हैं। हमारे लिए कोई कार्यकर्ता छोटा नहीं होता, कोई कार्यकर्ता बड़ा नहीं होता, सब मिलकर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे।
सुदेश शर्मा जी, इससे पहले मैं जब आपसे सवाल किया था तो आपने जो जवाब दिया उसमें आप बहुत सारे सवाल उठा रहे थे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था, जो मेरा सवाल था वो ये कि आपकी क्या रणनीति है आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर बचा नहीं है। तो मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम है, ठीक है, बीजेपी में कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा उनका संगठन उनकी पार्टी तय करेगी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ और प्रदेश की जनता भी ये जानना चाह रही है कि आखिरकार अब विपक्ष की भूमिका जो आप निभाने जा रहे हैं उसमें आने वाले दिनों की आपकी रणनीति किस तरीके की होगी अगले चुनाव को लेकर? देखिए, अगला चुनाव 2024 में होना है और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि विगत एक साल में 6 चुनाव हुए विधानसभा के, मतलब हुए तो ज्यादा है, लेकिन 3 सीटें 3 राज्यों को कांग्रेस ने जीता, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और अभी तेलंगाना, और 3 राज्य मध्य प्रदेश ने जीते, भाजपा ने जीते, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। और इन तीनों के अगर वोटों का आंकड़ा देखें आप, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के 12 लाख वोट ज्यादा है अभी इन राज्यों में जो चुनाव हुए। ठीक है, मध्य प्रदेश पे करेंगे तो बेहतर रहेगा। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें, हमें देखिए, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, पूरा प्रदेश आ रहा है क्योंकि लोकसभा प्रदेश की नहीं होती। तो यहाँ तो वोट परसेंट उनका ज्यादा है ना, करीब 7 से 8% के आसपास वोट परसेंट ज्यादा है। यहाँ ज्यादा है, उस पर अगर डिबेट करेंगे तो बहुत समय चला जाएगा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। इतना जरूर कहूंगा, जुटेगा इंडिया, लड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, वो उनका प्रतिक्रिया है। योगीराज जी, मैं एक सवाल ये कि जिस तरीके से ये जो टारगेट फिक्स किया है, जी मैं आऊंगा गोले जी आऊंगा, मैं पहले योगीराज जी के पास जाना चाह रहा हूँ। योगीराज जी, ये जो टारगेट फिक्स किया है 29 का, क्योंकि अभी केवल एक ही सीट जो छिंदवाड़ा की है वही केवल कांग्रेस के पास है, तो क्या ये इतना आसान होगा जिस तरीके से ये टारगेट फिक्स कर रहे हैं कि 29 के 29 इस बार, इतना आसान हो जाएगा क्या? नहीं, देखिए, आसान तो पिछली बार ही हो गया था भाई, 29 में से 28 जीतना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है। लेकिन जिस तरीके का ढांचा भारतीय जनता पार्टी के संगठन का है और जिस यूनिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, तो निसंदेह ये टारगेट अचीवेबल है। और महत्वपूर्ण बात यह कि प्रधानमंत्री जी जिन बातों को लेकर जनता के बीच जाते हैं, जिन कामों को लेकर जनता के बीच जाते हैं, तो जनता उनसे सहमत होती भी दिखाई देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टारगेट भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है और पूरा का पूरा। और मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था कि इसकी तैयारी वो आज से नहीं कर रहे हो, वो तो बहुत पहले से इसकी इन सब की तैयारी है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सांसदों को चुनाव लड़वाया गया था या जो टारगेट फिक्स किया गया था 50% से ज़्यादा का वोट प्रतिशत हासिल करने का, ये एक तरीके से उसी रणनीति का हिस्सा था जो विधानसभा में इम्प्लीमेंट करनी है और 24 के लिए देखनी है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। महत्वपूर्ण बात देखिए, सबसे पहली बात होती है कि आप टारगेट फिक्स करें और सेकंड बात होती है कि उस टारगेट को आप अचीव करें। कभी कभी ये होता है कि टारगेट हमने फिक्स कर लिया, जैसा कांग्रेस ने कहा था इस बार हमारी 150 सीट आ रही हैं, लेकिन परिणाम जब आए तो एकदम से उलट नजर आया। तो टारगेट अचीव करने का साहस और फिर उसको टारगेट तय करें और फिर उसको अचीव करें, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और उसकी तैयारी में भी बहुत बड़ा अंतर है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत आगे नज़र आती है और जो देश में इस समय माहौल बना हुआ है वो माहौल भी नरेंद्र मोदी के अनुकूल, उनके कार्यों के अनुसार उनके अनुकूल ज़्यादा नज़र आता है। और छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़ा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का पूरे परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। ये हमने इस चुनाव में देखा। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात नहीं रख रहा, लेकिन जो नतीजे आए, इस तरह के नतीजे कब आते हैं आप बताइए? या तो इस तरीके के नतीजे तब आते हैं जब बहुत घनघोर विरोध हो सरकार का, जैसे कि दिग्विजय सिंह सरकार का विरोध था और उमा भारती इतना तगड़ा मैंडेट लेके आई थी। और ये नतीजे तब आते हैं जब आपने बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट किया हो और दूसरा विपक्ष से नाराज़गी हो। ये उस तरीके का मैंडेट है। तो जब ये उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया तो मुझे लगता है कि पॉसिबल है ये 29 आउट ऑफ 29। ठीक, गुलेरी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपना जो बात है वो रखिएगा, लेकिन मैं एक चीज़ और ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एक जो हार की समीक्षा है वो यहाँ भी कांग्रेस में हो रही है और एक आरोप लगाया जा रहा है ईवीएम को लेकर, बहुत सारे कुछ सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। मैं स्वदेश जी से भी इसका जो सवाल का जवाब है वो चाहूँगा, लेकिन पहले आप जो कहना चाह रहे थे वो बात रखिएगा और फिर इन आरोपों पर भी मैं गुलेरी जी आपसे जवाब चाहूँगा।
देखिए, अभी स्वदेश भाई ने बात की थी कि इनका गठबंधन जीतेगा और हमारी सरकार 2024 में नहीं रहेगी। तो मैं इनको थोड़ा आईना दिखाना चाहता हूं कि आज 6 तारीख है और 6 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो शायद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या ऐसा दिखते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह, उन्होंने बैठक बुलाई थी। बैठक में टीएमसी नहीं आती है, बैठक में नीतीश कुमार की पार्टी नहीं आती है। मतलब आपको ऐसी हिकारत की नजर से देख रहे हैं वो, क्योंकि जिस प्रकार से आपने चुनाव हारा है और आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने की। भैया वहां पर देख लीजिए जरा, आप जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं वहां स्थिति वैसी है कि वो थर्ड फ्रंट बनाने के चक्कर में है, कांग्रेस को बाहर रखकर फिर ये सब बातें करें टीवी पे बैठकर। पहले अपनी जमीन के पैरों के नीचे से आपकी जमीन हट चुकी है और आपको पता ही नहीं है इस चीज का। अब जहां तक बात है ये आप जो ईवीएम के इनके जो आक्षेप हैं उनके विषय में, वो तो हर हार के बाद ईवीएम के सर पर ठिकरा फोड़ना कांग्रेस पार्टी की आदत है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कुछ सवालों के जवाब। यदि ऐसा ही कुछ था तो क्यों राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद दिया और तेलंगाना की जनता का आभार जताया, उनको बधाई दी और लोक जनादेश को मानने की बात की। फिर आप ये बताइए कि ये बार बार बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते रहते हैं कि 2009 में आपके इस नेता ने ये बोला था, उस नेता ने ये बोला था। तो भैया 2009 में तो मनमोहन सिंह की सरकार थी, क्यों नहीं आपने 2009 का चुनाव बैलेट पेपर से करवाया? 2009 और 2014 के बीच में कम से कम 15 चुनाव होते हैं राज्यों के, वो क्यों नहीं आपने बैलेट पेपर से करवाया? 2014 का आपने आम चुनाव क्यों नहीं बैलेट पेपर से करवाया? क्योंकि आपको मालूम था कि जो ईवीएम है उसमें कोई समस्या नहीं है। मैं स्वदेश जी के पास जाना चाहूँ। स्वदेश जी, एक बात तो है कि कम से कम अगर मान लीजिए कोई परिणाम आया है सामने, तो ऐसा नहीं कि उसमें तो कुछ आपकी भी, ऐसा थोड़ी कि आपके नेता नहीं जीते हैं। कुछ भले ही बीजेपी को जो मैंडेट मिला उनके भी कई बड़े जो नेता हैं वो हार गए। नरोत्तम मिश्रा जी अपना जो चुनाव है वो हार गए, अरविंद भदौरिया मंत्री थे वो चुनाव हार गए, कई और करीब 11-12 जो मंत्री हैं वो चुनाव हारे हैं। तो बजाय इसके कि ये समीक्षा करना कि कहाँ कमी रह गई, किस तरीके की, आपके बड़े बड़े नेता दिग्विजय सिंह इस तरीके के ट्वीट करते हैं या वो उनके बयान सामने आते हैं ईवीएम को दोष देना, तो ये आत्ममंथन करने के बजाय आप ईवीएम पे दोष देते हैं, ये देखते हुए कि आपके भी कुछ विधायक जीते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफा जो पूरा चुनाव हो गया हो। ये कार्ति चिदम्बरम ने कहा है। शरद जी, बात को विस्तार से सुनने के लिए मैं निवेदन करता हूं। मैंने अपने गुलरेज भाई को पूरा सुना। नहीं, बिल्कुल आप दीजिए। देखिए क्या है, सवाल ऐसे पैदा होता है, जैसे आपने समीक्षा की बात की, तो माननीय कमलनाथ जी ने सारे प्रत्याशियों को बुला करके समीक्षा की। उस समीक्षा में 1 by 1 लोगों से बात की, तो लोगों ने बताया कि भाई जैसे हमारी विधानसभा में 100 ईवीएम इस तरह की देखी गई जिनमें 99% उनकी बैटरी थी। अब आप बताइए कि बैटरी 10 घंटे उसने मतदान करवाया, 10-12 दिन 15 दिन वो रखी भी रही, और एक जगह ऐसी जगह आई जहां जो चिट चिपकी हुई थी वो चिट गीली थी, तो गीली होना संदेह पैदा करता है। बैटरी 99% संदेह पैदा करता है। मेरा ये मोबाइल है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का है, लेकिन इसकी बैटरी आप देखेंगे 42% बची, सुबह 100% थी। तो ये ईवीएम की नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि जहां आपके लोग जीत गए वहां के बारे में भी तो टिप्पणी कीजिए भाई। आप सुन लीजिए जी, और पूरी बात तो सुनिए। पूरी बात सुनने के लिए मैंने निवेदन आपसे किया था। जी जी। और जब वो पेटी खुली गई 99% वाली, उसमें भाजपा को ऐसे वोट मिले जो भाजपा का क्षेत्रीय नहीं था, वो कांग्रेस के प्रत्याशी का खुद का गांव था, उसमें मतलब उसको वोट न मिले तो ये समझ लो संदेह के दायरे में होता है। और दूसरा संदेह, आप विद्वान पत्रकार हैं, यहाँ विद्वान पत्रकार योगीराज जी भी बैठे हुए हैं और मैं समझता हूँ गुल्लेज भी समझते हैं इस बात को कि ईवीएम का निर्माण जिन देशों ने किया है उन देशों ने इस पर भरोसा नहीं किया। वो इससे बैलेट पेपर पर उनके यहाँ चुनाव होते हैं, इससे नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है ये मोबाइल चल रहा है, सेलुलर से चल रहा है, अभी हाल इसके नेटवर्क चले जाएंगे, अभी हाल इसमें कुछ भी चेंज हो जाएगा। फेसबुक आप खोलिए और उसमें आप कार सर्च कर दीजिए तो आपके पास कार की पोस्ट आने लगेगी। कुल मिला के जो बनाया इंसान ने है, तो ये हैक भी हो सकता है, इसमें छेड़खानी भी हो सकती है। ठीक है, आपकी बात आ गई स्वदेश जी, आपकी बात आ गई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए, हो गई नहीं यार, इस तरीके से तो कम पड़ जाएगा ना समय कम। मैं ये कह रहा हूँ, अब एक बात ये तो स्वदेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि जिन स्टेट्स में आपकी सरकार बन गई, आपकी भी सरकारें बनी है ना, ईवीएम से चुनाव से ही बनी है, और मध्य प्रदेश में भी आपके भी तो विधायक जीते हैं। सुन तो लीजिए आप जी,
और चुनाव आयोग भी स्पष्ट कर चुका है कि पूरी तरीके से सुरक्षित है ईवीएम। एक संक्षिप्त में मैं योगी राज जी के पास जाऊंगा फिर। जी अभी आप एक विद्वान जी सराज जी विद्वान पत्रकार हैं, आप भी 10 जगह आप जाइए, चाय के ठेले पे जाइए और उनसे पूछिए, हर व्यक्ति अप्रत्याशित कहेगा भाई हमने तो कांग्रेस को वोट दिया, ये कहां से इतना बम्पर आ गया। एक बात, दूसरी बात क्या होगा, आपने बैलेट पेपर खोले 199 सीटों पर कांग्रेस आगे दिख रही थी, लेकिन पेटियां खुलने के बाद जब स्थिति बनी, ऐसा संभव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। और जब उसके बाद क्या होगा, जो हमारे प्रत्याशी अगर 200-300 वोट से पीछे थे तो उनको पीछे ही रहने दिया और हरा दिया, और जो आगे थे उनको हरा दिया, प्रशासन पर दबाव डाला गया। गोवध की बात करें तो ठीक है, आपकी बात आगे, स्वदेश जी आपकी बात आ गई है। समय की अपनी बाध्यता है। मैं लास्ट कमेंट एक योगी राज जी से आ गई, आपकी बात आ गई है, समय की बात है। स्वदेश जी, योगी राज जी मैं संक्षिप्त में चाहूंगा आपका जवाब कि क्या आपको लगता है कि ये जो आरोप जिस तरीके से कांग्रेस लगा रही है, वो आने वाले जो चुनाव है उनकी राह में, उनकी ये इस तरीके के जो आरोप हैं वो किस तरीके से प्रभाव डालेंगे, और कांग्रेस की जो खास तौर से रणनीति है? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरी ईवीएम पे सवाल उठाना वो भी तब जबकि ऐसा नहीं कि आपकी सरकारें नहीं बन रही हों। आज जहां आपकी सरकार बन रही है तब आपको लगता है कि ईवीएम ठीक काम कर रही है, नहीं बन रही है तो फिर आप ईवीएम पे सवाल खड़े करने लगते हैं। तो बजाय आत्ममंथन के ईवीएम पर ये जो आरोप मढ़े जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, यानी कि कांग्रेस की ओर से, ये आने वाले चुनाव की रणनीति को लेकर आपको लगता है कि कांग्रेस किस स्थिति में रहेगी ऐसे में? देखिए, रणनीति ऐसी बनानी चाहिए जिसमें पार्टी का हित हो। ये ईवीएम पे दोष देना, इससे पार्टी का हित थोड़ी होगा। पिछले 20 साल से ये कह रहे हैं, तो यदि ऐसे ही होता तो कहीं ना कहीं तो बात सामने आती। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कांग्रेस को सोचना चाहिए, ये जो मैंडेट मिला है इससे कांग्रेस की 2 पीढ़ियाँ निपट गई हैं। एक पीढ़ी की बात नहीं कर रहा मैं। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी का तो राजनीतिक भविष्य समाप्त हो ही गया। ये जो कांग्रेस की अगली पीढ़ी थी, जिसमें जीतू पटवारी, जिसमें कुणाल चौधरी, जिसमें बाला बच्चन, जिसमें सज्जन सिंह वर्मा, सब साफ हो गए। तो ऐसा क्या हो गया आपके? आपने ये सिर्फ इसलिए कि आपने समय रहते नई पीढ़ी को नेतृत्व नहीं दिया और ना उसके बारे में सोचा जा रहा। ये जो आत्ममंथन की जो आप बात कर रहे हैं, वो आत्ममंथन इसी बात पे किया जाना चाहिए कि अब हम आगे जाएंगे तो हम किनको लेके आगे जाएं, और यदि इसी तरह से आप आगे जाए तो नई पीढ़ी को निपटाते चले जाएंगे। रोकूंगा, आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि समय की बाध्यता है। तो आत्ममंथन का जो दौर है वो निश्चित तौर पर चलना चाहिए। अगर कहीं हार है तो वहाँ भी, और कहीं जीत है तो वहाँ नई तैयारी की। तो ये जो सारी बातें हैं वो देखने को मिल रही हैं। एक चुनाव निपटा है, अगला चुनाव जल्द ही है 2024 का, और बीजेपी ने जो अपनी तैयारी है वो शुरू कर दी। अब देखना होगा कि आखिरकार आत्ममंथन और ये तैयारी दोनों पक्षों की कितनी कारगर साबित होगी आने वाले समय में, ये तो वक्त बताएगा। आज जवाब तो देना होगा मैं, बस इतना ही। आप देखते रहिए BSTV।